क्योंकि अगर मैथ्स में तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो उसके बाद व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं कि एक एपी है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी जो 7th टर्म है दैट इज 98, उसकी जो 11th टर्म है दैट इज कितना बोल दो उसको, 106, ठीक है। तो मैं तुम्हें बोलूं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस निकालो या फिर इसकी फर्स्ट टर्म निकालो, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम्हें ये पता चल गया कि ठीक है ये 7th टर्म, दिस इज A7, दिस इज A11, दिस इज 98 एंड 106। अब एक तो चीज है मैथमेटिक्स में, एक तो चीज है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो तुम बोलोगे कि हाँ मुझे पता है, पहले मैं 7th टर्म का फॉर्मूला लगा दूंगी, फिर मैं 11th टर्म का फॉर्मूला लगा दूंगी, दो इक्वेशंस बन जाएंगी, फिर उनको काट वगैरह के मेरा डी निकल आएगा, फिर मेरा ए निकल आएगा, ठीक है। दिस इज वन, बट दिस इज द रॉन्ग अप्रोच इन मैथमेटिक्स। अगर मैं तुम्हें फिजिक्स का क्वेश्चन दूं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें फिजिक्स का क्वेश्चन दूं कि बताओ स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, तो तुम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तुम बोलते हो कि हाँ स्केलर्स वो होते हैं जिसकी डायरेक्शन होती है, वेक्टर ये है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये सब फंडे चल जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा a+6d इज इक्वल टू 98, फिर मैं लिखूंगा a+10d इज इक्वल टू 106, फिर मैं देखूंगा 4d इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 2, फिर मैं d की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा a+12 इज इक्वल टू 98, a इज इक्वल टू 86, राइट। अब एक चीज तो ये थी, अब मैंने एक्सेल उसका फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस। अब एक चीज तो थी इसका मेरे को फंडा क्लियर हो, ठीक है, फंडा एज इन कॉन्सेप्ट कि करना कैसे है। लेकिन मैथ्स में दो स्टेप्स होते हैं, मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, सबसे पहले तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, फिर काटेंगे, फिर उसका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन मैथ्स में दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो हमने अभी सॉल्व किया ना, मैथ्स में सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स को जब तुम सॉल्व करने लगते हो तो तुम्हारा अपने आप ऐसे हाथ चलने लगता है, मतलब ये सारी इसकी ट्रिक्स आने लग जाती हैं। अब देखो मैंने इसको सीधा 6d लिख दिया, एक्चुअली में फॉर्मूला तो इसका ये है ना, a+n-1 इंटू डी, 7-1 इंटू डी, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी है हमने तो मैंने सीधा इसको a+6d लिख दिया, a+10d लिख दिया, ठीक है, फिर एकदम से उस इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया। सो मैथमेटिक्स में इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व द क्वेश्चंस। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम कॉन्सेप्ट समझ लो उतना चल जाएगा, लेकिन मैथ्स में तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। चलो जी, विल स्टार्ट विद टुडेज क्लास। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज 1-5। और एक बार आज की क्लास करने से पहले ना हम वो सारी चीजें कर लेते हैं जो हमने अभी तक की है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, एक बार वो सारी चीजें दोबारा से देख लेते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमने क्यों पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी तक हमने मोशन पढ़ा था, और मोशन में मैंने देखा था कि मोशन कैसे होता है। अगर कोई कार जा रही है, कुछ एक्सेलरेशन है, कुछ डिसेलरेशन है, तो वो कितने टाइम में रुकेगी, कितने डिस्टेंस पे रुकेगी। तीन मेरे पास इक्वेशंस थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशंस लगा के मैंने देख लिया कि मोशन होगा कैसे। फिर लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज आई कि यार ये मोशन मैंने एनालाइज तो कर लिया, लेकिन ये मोशन हो ही क्यों रहा है। तो उसको समझने के लिए हमने देखा कि मोशन तब होता है जब कोई फोर्स होती है। जब कोई फोर्स आती है तो या तो किसी चीज, अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो उसका रेस्ट चेंज हो जाता है, अगर कोई चीज मोशन में है तो उसका मोशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी चीज का स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन करने के लिए मेरे को फोर्स लगानी पड़ती है, और इसको मैंने बोला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो मैंने ये देखा कि जब तक मैं बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इफ माई एफ नेट इज इक्वल टू 0, तब तक एक्सेलरेशन विल बी 0। यस। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मैंने क्या सीखा कि अभी तक तो एफ नेट 0 था, लेकिन अगर एफ नेट कुछ है, अगर कोई चीज है, इस पे कोई फोर्स लग रही है, 7-8 फोर्सेस लग रही है, इधर से यहां से भी फोर्स लग रही है, यहां से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, हर जगह से फोर्स लग रही है इस पेन पे, लेकिन एक रिजल्टेंट होगा उस फोर्सेस का। वो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम बोलते हैं एफ नेट। अब एफ नेट अगर कुछ लग रहा है तो इस पेन की कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, उसको निकालने का हमारा तरीका क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू
एक्सेलरेशन। ठीक है जी। सो दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से तुम फर्स्ट लॉ निकाल सकते हो कि अगर एफ नेट जीरो है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इफ एफ नेट इज जीरो देन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई चीज मोशन पे है तो मोशन में रहेगी। ठीक है, या फिर अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाती रहेगी। ओके, नाउ नाउ वी कम टू न्यूटन्स लास्ट एंड थर्ड लॉ। अब न्यूटन ने जो तीसरा लॉ दिया उसकी तुमने स्टेटमेंट सुन रखी होगी। द स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल। द स्टेटमेंट सेज दैट every action has an equal and opposite reaction। जो भी तुम एक्शन करोगे, एक्शन मतलब फोर्स, ठीक है। अब एक्शन, अब तुम इंग्लिश से थोड़ा बाहर आ जाओ, ये थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में आई, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ऐसा लग रहा है एक वेग सी टर्म है, लेकिन अगर फिजिक्स की टर्म में बात करें, एक्शन को मैं अभी बोल रहा हूं फोर्स। एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ओके, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स अगर मुझे समझाने की भाषा में बात करना है तो थर्ड लॉ इज एवरी फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज एन इक्विवेलेंट एंड ऑपोजिट फोर्स। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि अगर फोर्स जो है वो 6 न्यूटन है तो जो दूसरी फोर्स भी होगी वो भी 6 न्यूटन की होगी। ये तो हो गया इक्वल। ऑपोजिट का मतलब क्या है कि अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में है तो दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। So every force has an equal and opposite force, or every action has an equal and opposite reaction. This is Newton's third law of motion. ठीक है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या। लेट्स से ये ग्राउंड है, हमारी सबसे बेसिक वाली एग्जाम्पल जो हमने इस चैप्टर में की थी। इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है एम। अब ये ग्राउंड इस ब्लॉक को नीचे खींचेगा विद द फोर्स ऑफ mg, या और फिर मैंने ये भी तुम्हें बोला कि एक कांटेक्ट फोर्स होती है। ये जो ग्राउंड है वो इस मास को ऊपर धक्का मारेगा विद अ फोर्स ऑफ n। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब नीचे फोर्स लग रही है इस ब्लॉक पे mg, ऊपर फोर्स लग रही है इस ब्लॉक पे n। अब क्योंकि ये ब्लॉक वहां पे जस्ट पड़ा है तो मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो लग रही है, इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब ये जो दोनों फोर्सेस होंगे दीज विल बी इक्वल। सो वी कैन से नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। ठीक है, नीचे फोर्स लग रही थी mg, तो उतनी ही फोर्स लग रही है ऊपर। दो कंडीशंस क्या थी, इक्वल एंड ऑपोजिट। mg नीचे लग रही है, जो n फोर्स है क्या वो mg के इक्वल है? हाँ है। और क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है? हाँ लग रही है। ठीक है, तो मेरी दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग रही है और ये फोर्स इसके इक्वल भी है। सो नाउ दिस n फोर्स is equivalent and opposite to mg. Okay, n force is equal and opposite to mg force. But the question is, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं? So the answer is no. The answer is this is not an action reaction pair. यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्योंकि हम बेसिक्स को नहीं समझते। ठीक है, तो इसके लिए व्हाट विल डू इज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है। उसमें दो पॉइंट्स का तुम्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, तो इसको तुम लिख लेना नोट्स पे, जहां पे भी तुम्हारा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वहां पे साइड में लिखना टू मेजर पॉइंट्स ऑफ फोर्सेस टू बी एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, अभी हम क्या चीज लिख रहे हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर दो फोर्सेस कब होती हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर कंडीशंस
ओके, दो फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर कब होंगी? व्हेन दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड द फर्स्ट कंडीशन इज दैट दीज टू फोर्सेस they act on different bodies. This is condition number 1. अभी हम बात करेंगे इसकी. These two forces they act on different bodies. यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन था और जो mg था, दोनों सेम बॉडी पे लग रही थी. ब्लॉक पे लग रहा था mg, ब्लॉक पे लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन. So this is the first condition, that action reaction pair, both of these forces they act on different bodies. This is one. Second is, both of these forces are of same nature. Both of these forces will be of same nature. Same nature का मतलब क्या है कि अगर एक फोर्स mg है, mg क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और अब इसका जो ऑपोजिट रिएक्शन होगा दैट विल ऑल्सो बी अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. उसी तरीके का mg जैसा ही फोर्स होगा. mg क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो इसका जो रिएक्शन होगा वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा. यहाँ पे हमने क्या लिया था? mg नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल. तो ये कभी एक्शन रिएक्शन पेयर हो नहीं सकता. ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे लगेगा, और एक्शन रिएक्शन जो पेयर है उसमें जो दोनों फोर्सेस हैं, द फोर्सेस विल बी ऑफ सेम नेचर. यस, इसको लिख लो 2 मिनट. यू हैव 30 सेकेंड्स. प्लीज राइट दिस डाउन. फिर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे. यस, नाउ अब हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं. ठीक है, ये एक ग्राउंड है, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है मास m, और m को नीचे खींचा जा रहा है विद अ फोर्स ऑफ mg. ठीक है, mg फोर्स के साथ इस ब्लॉक को अर्थ नीचे खींच रही है. चलो ये तो मैंने बोल दिया कि भाई जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है वो इसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन नहीं है. ठीक है, तो लेकिन फिर हमें ये तो बताओ कि कौन सी फोर्स है जो इसके ऑपोजिट है और जो इसके इक्वल है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो ये बोलता है ना कि कोई भी फोर्स है. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? वो बोलता है कि दुनिया में कोई भी फोर्स है अगर कहीं पे एक्ट कर रही है तो उसके ऑपोजिट एक रिएक्टिव फोर्स एक्ट कर रही होगी. ठीक है, तो तुम मेरे को बोलोगे कि यार न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ये लिखा है कि हर एक्शन के अगेंस्ट एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है. तो ये देखो एक्शन हो रहा है, mg एक्शन हो रहा है, तो बताओ इसकी ऑपोजिट कौन सा रिएक्शन हो रहा है? और तुमने ये भी बोल दिया कि जो नॉर्मल था वो तो इसके ऑपोजिट है नहीं. ऑपोजिट है पर एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है. तो बताओ इसकी ऑपोजिट कौन सा फोर्स लग रही है जो इसके ऑपोजिट है? ठीक है, तो उसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मान लो ये एक बॉडी, अब ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है? इफ दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m1, दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m2. अब दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है r. नाउ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो m1 है वो m2 वाली बॉडी को इस तरफ खींचेगा, और सेम मैग्नीट्यूड के साथ ये m2 वाली बॉल इसको खींचेगी इस तरफ से. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब तुम अगर यहां पे आके देखो, ये नीचे अर्थ है. ठीक है, ये अर्थ के ऊपर पड़ा है पूरा का पूरा ब्लॉक. अब अर्थ इसको नीचे खींच रहा है विद अ फोर्स ऑफ mg, और ये सेम फोर्स के साथ, ओके, विद द सेम इंटेंसिटी mg के साथ ही ये जो ब्लॉक है वो अर्थ को भी ऊपर खींच रहा है. वो अलग चीज है. ठीक है, अब उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा वो अलग चीज है. अब तुम देखो, ये इतना बड़ा अर्थ रहा, ये नीचे खींच रहा है इसको mg के साथ, और इसी mg फोर्स के साथ ये जो ब्लॉक है वो अर्थ को ऊपर खींच रहा है. अब तुम ये इसको देखो. ठीक है, ये एक 200 ग्राम का डस्टर है, 200 ग्राम का डस्टर है, इसको अर्थ खींच रहा है नीचे. किस फोर्स के साथ? mg के साथ. और ये जो डस्टर है ये भी अर्थ को खींच रहा है ऊपर. ये अर्थ को ऊपर खींच रहा है विद द सेम फोर्स, mg फोर्स के साथ अर्थ को नीचे ऊपर खींच रहा है. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तुम मुझको ये पूछ सकते हो कि यार अगर ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं तो मैं अगर इसको यहां से छोड़ दूं
तो ये तो ऐसे भाग के अर्थ की तरफ चला जाता है, ठीक है, एकदम से ये नीचे गिरता है अर्थ की तरफ जाता है, लेकिन अर्थ तो ऊपर आती नहीं। अगर ये दोनों सेम फोर्स के साथ खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो अर्थ को भी तो ऊपर आना चाहिए ना, है ना, अर्थ को भी ऊपर आना चाहिए। यस, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये दोनों फोर्सेस सेम है। ये ब्लॉक पे जो फोर्स लग रही है दैट इज ऑल्सो mg। लेट्स से दिस mg इज 10 न्यूटन, दिस mg इज 10 न्यूटन, और ये ब्लॉक का जो मास है वो है 1 kg। ये ब्लॉक का मास है 1 kg। तो दिस 10 न्यूटन इज इक्वल टू ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द मास। So acceleration of this mass is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी फोर्स के साथ ये जो ब्लॉक है वो अर्थ को ऊपर खींच रहा है। दैट मीन्स 10 न्यूटन फोर्स के साथ अर्थ को ऊपर खींचा जा रहा है। नाउ दिस इज मास ऑफ अर्थ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। अब मास ऑफ अर्थ क्या है? दिस इज, अब तुम्हें पता होगा 6400 समथिंग केजी वेजी इतना मास है, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन। तो अर्थ की एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 1/640 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज नॉट द मास ऑफ द अर्थ, तो जितना भी आ जाएगा, तो अर्थ की एक्सेलरेशन विल बी वेरी 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 स्मॉल। तो बेसिकली अर्थ भी मूव करेगा, बट द एक्सेलरेशन इज सो स्मॉल, द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज सो स्मॉल बिकॉज ऑफ दिस डस्टर, बिकॉज ऑफ दिस डस्टर अर्थ की एक्सेलरेशन इतनी कम है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अर्थ हिला भी है। अब अगर कोई चीज है वो अपनी जगह से 0.00000002 मीटर आगे चली जाए, तो तुम उसको क्या बोलोगे कि यार ये तो हिल ही नहीं है। अब इतना सा हिले तो तुम क्या हिले, है ना। तो इसके वजह से भी अर्थ हिलता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ये मार्कर की वजह से भी अर्थ हिल रहा है, लेकिन वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तुम सारी चीजों की वजह से, कोई भी दो चीजें हैं दुनिया में जिनका मास है आपस में, वो एक दूसरे को खींच रही हैं, वो एक दूसरे को खींच रही हैं, और उसकी वजह से दोनों में मूवमेंट होती है। लेकिन कई बार ये मूवमेंट बस तुम्हें दिखाई नहीं देती। अब हम अपनी एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। दिस इज द ग्राउंड, यहां पे पड़ा एक ब्लॉक, ब्लॉक पे नीचे फोर्स लगेगी मास इंटू ग्रेविटी। ये ब्लॉक पे फोर्स लग रही है नीचे mg, और इसके ऑपोजिट एक रिएक्शन लगेगा। वो रिएक्शन क्या होगा? ये जो ब्लॉक है वो अर्थ पे फोर्स लगाएगा ऊपर mg। ब्लॉक पे नीचे फोर्स लगी mg, ब्लॉक अर्थ पे ऊपर फोर्स लगाएगा mg। अब मूवमेंट कितनी हुई वो बात की बात है, फोर्सेस इतनी लगी, mg और mg ये फोर्स लगी। यस, नाउ अब हम अपनी दोनों कंडीशंस देखते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? एक्शन रिएक्शन पेयर दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। क्या मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? देखो, ये एक्शन, ये लग रहा है मास पे, ये रिएक्शन, ये लग रहा है अर्थ पे। पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है, ये दोनों ऑपोजिट बॉडीज पे लग रही हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी? दोनों सेम नेचर की हैं, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ये ग्राउंड, यहाँ पे पड़ा एक ब्लॉक, इसके साथ पड़ा एक ब्लॉक। अब इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है वो सेकंड वाले ब्लॉक को इधर एक धक्का मारेगा विद नॉर्मल रिएक्शन n, और जो सेकंड वाला ब्लॉक है वो इसको एक धक्का मारेगा नॉर्मल रिएक्शन n। अब दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो ठीक है, मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकता है। अब एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा क्या ये दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे लग रही हैं। ये वाली फोर्स 2 पे लग रही है, ये वाली फोर्स 1 पे लग रही है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि मतलब फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे लग रही हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी? क्या ये दोनों फोर्सेस सेम नेचर की हैं? ये भी नॉर्मल रिएक्शन, ये भी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं, दिस इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। सिमिलरली यहां पे ये जो ब्लॉक है m1, ये नीचे खींचा जाएगा m1g से, और ये जो ब्लॉक है वो अर्थ को ऊपर खींचेगा विद द फोर्स ऑफ m1g।
दिस इज ऑल्सो एन एक्शन रिएक्शन पेयर, अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं और सेम नेचर के हैं। और कोई एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकता है यहाँ पे, ये M1 जो वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो ये ग्राउंड को धक्का मारेगा नीचे N1 और ग्राउंड इसको ऊपर धक्का मारेगा N1। सो दिस इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये वाला जो ग्राउंड है ये इसको नीचे धक्का मारेगा N2 और ये ग्राउंड इसको ऊपर धक्का मारेगा N2। दिस इज ऑल्सो एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, दो पॉइंट्स तुमको ध्यान में रखने हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है वो अलग अलग बॉडीज पे लगता है, एंड द सेकंड पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों फोर्सेस सेम नेचर की होती है। प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर अभी तक सब कुछ समझ में आ गया। ओके ओके, you can ask me if you have any doubts and you have 2 minutes। तुम इसको नोट कर लो, लिख लो, जैसे भी तुम्हें समझ में आता है। अब हम करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस, लेकिन वो करने से पहले हम एक बार रोप वाला केस भी समझ लेते हैं। ये एक सीलिंग है, सीलिंग के ऊपर एक रोप बंधी है और यहाँ पे एक मास है 2 kgs। तो नॉर्मली जब मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करता हूं, इसका मास मैं यहाँ पे ले लेता हूं पॉइंट मास, नीचे ले लेता हूं mg, ऊपर बना लेता हूं टेंशन। ऐसे बना लेता हूं मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, mg टेंशन। अब देखो ये टेंशन यहाँ पे क्यों आई, यहाँ पे टेंशन क्यों आई रस्सी में, क्योंकि ये जो ब्लॉक था, ब्लॉक का भी मास था, तो ब्लॉक रस्सी को नीचे खींच रहा था, ब्लॉक रस्सी को नीचे खींच रहा था किसी फोर्स के साथ F, और उसका जो ऑपोजिट रिएक्शन हुआ वो हुआ ये टेंशन। वो हमें बाद में पता चला कि ये जो टेंशन है इट इज इक्वल टू mg, क्योंकि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे था। दैट मींस नीचे वाली फोर्स इज इक्वल टू ऊपर वाली फोर्स। ये हमें बाद में पता चला, लेकिन सबसे पहली चीज क्या है कि ये जो ब्लॉक था इट वाज पुलिंग दिस रोप डाउन। उसको हम कभी कंसिडर नहीं करते वो वाली फोर्स को। एक्चुअली इस रस्सी पे नीचे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है इस रस्सी पे, लेकिन हम उसको कभी दिखाते नहीं है क्योंकि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है इस वाले मास का, तो उसको हम कभी दिखाते नहीं है। बट एक्चुअली में ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी तो उस पे एक फोर्स लगा रहा है ना रस्सी पे, और उसी जो फोर्स का ऑपोजिट रिएक्शन है उसको ही हम बोलते हैं ये टेंशन वाली फोर्स। ठीक है, अब तुम सोच के देखो, एक यहाँ पे ऐसे रस्सी है, ये एक मान लो पेड़ है, पेड़ से ऐसे एक रस्सी लटक रही है और यहाँ पे इस पे ना एक बंदर लटका हुआ है। मैं बंदर बनाता हूँ एक अच्छा सा, ठीक है, ये बंदर की पूंछ है। ठीक है, ये एक बंदर है, वो रस्सी से लटका हुआ है। अब क्योंकि बंदर है तो बंदर का मास भी होगा कुछ ना कुछ, तो बंदर का मास मान लो तुम, बंदर का मास है m। अब ये रस्सी पे जस्ट लटका हुआ है, अभी उसने चलना फिरना स्टार्ट नहीं किया। अभी ये ऊपर दौड़ेगा, थोड़ी देर में ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ तुम सोच के देखो ये जस्ट रस्सी पे लटका हुआ है। अब रस्सी पे लटका हुआ है मतलब तो इसका नीचे एक मास लग रहा होगा mg। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं बंदर का। ये तुम्हारा बंदर, इस पे नीचे मास लग रहा है mg, ऊपर इस पे एक मास लग रहा होगा टेंशन। अब क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मतलब इस पे फोर्स 0 लग रही है, मतलब ये जो mg है वो t के इक्वल होगा, t इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब तुम सोचो ये जो बंदर है वो ऊपर चढ़ने लग गया, बंदर ऊपर चढ़ने लग गया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, with an acceleration of a meter per second, Bandar started climbing up. Now,
When the bandar starts to climb up, that means what? Now the net force acting on the bandar is not zero, because now this guy has an acceleration in one of the directions, which certainly means that the force is not equivalent now. Upar wali force is not equal to niche wali force, because there is a certain acceleration to the guy. Now, because of which I know that the upar wali force is greater than the niche wali force. अब मैं इस अगर बंदर का एनालिसिस करूं तो नीचे तो वही वेट mg है, ऊपर टेंशन t है, लेकिन अब इसकी एक्सेलरेशन भी है ऊपर की तरफ. सो व्हाट आई कैन से इज दैट net force acting on the bandar is equal to mass into acceleration, and net force acting on the bandar is what? I know that t is equal to, I know t is greater than mg क्योंकि ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है. So net force acting is t minus mg is equal to ma. T minus mg is equal to ma. यहां से अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करूं, मेरा निकल के आएगा दैट टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस ma. टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस ma. अब तुम सोच के देखो, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें. जब भी वो बंदर कुछ कर नहीं रहा था, जब वो बंदर जस्ट वहां पे लटका हुआ था, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा था, तब तुम्हारी टेंशन आ रही थी इक्वल टू mg. ये तो मेरे को समझ में आता है क्योंकि वो लटका हुआ है, मास उसका नीचे mg, तो टेंशन भी ऊपर mg. अब बंदर ऊपर चढ़ने लग गया रस्सी पे. अब तुम थोड़ा सा फील करके देखो, यहां से अगर रस्सी लटक रही है, ठीक है, तो तुम उस पे एक तो जस्ट तुम जाके ऐसे लटक जाओ, दिस इज वन, तो रस्सी पे एक टेंशन आएगी. अब तुम सोच के देखो, तुम ऊपर चढ़ने लग गए ऐसे करके. अब जब तुम रस्सी पे ऊपर चढ़ोगे तो ज्यादा जोर से खींचोगे ना तुम उसको नीचे, तो तुम उसको ज्यादा जोर से नीचे खींचोगे. इसलिए जो रस्सी की टेंशन है, पहले तो थी mg, फिर उसमें ऐड हो गया ma. अब तुम जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाओगे, जितना ज्यादा तुम्हारा a बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी. यस, तुम जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे, उतनी ज्यादा रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी. मान लो रस्सी तुम्हारी थोड़ी सी वीक है, एक यहाँ पे ऐसी रस्सी है जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये रस्सी टूट सकती है, तो तुम क्या करोगे? अगर फिर भी तुम्हें चढ़ना पड़ गया तो तुम बहुत प्यार प्यार से चढ़ते हो कि थोड़ा सा ऊपर गए, थोड़ा सा ऊपर गए, थोड़ा सा ऊपर गए, है ना, क्योंकि तुम्हें डाउट है कि अगर मैं एकदम से ऊपर चढ़ गया तो हो सकता है रस्सी टूट जाएगी. मतलब अगर मेरी एक्सेलरेशन ज्यादा हुई तो रस्सी में ज्यादा टेंशन होने की वजह से रस्सी टूट सकती है. तो तुम क्या करते हो? रस्सी पे धीरे धीरे चढ़ते हो. लेकिन अगर तुम्हारी रस्सी स्ट्रांग है तो तुम एकदम से चढ़ जाओगे, तो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी रस्सी कितनी भी टेंशन को झेल ले. यस, तो अभी हम एग्जैक्टली एक बार, तुम्हारे पास 1 मिनट है, तुम नोट कर लो इसको अगर तुम्हें करना है तो, फिर हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद. Down, 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 down. ठीक है जी, ये है एक पेड़, पेड़ पे लटक रही है एक रस्सी, और उस पे है एक बंदर. बंदर ने पकड़ रखा है रस्सी को, ठीक है, ये उसका एक हाथ, दूसरा हाथ, डाउन 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 डाउन. ओके, ये तुम्हारा बंदर, ये रस्सी पे लटका हुआ है, ठीक है. अब ये जो बंदर है, ऊपर केले पड़े हैं, ठीक है, वो मैंने ऊपर बनाना रखती. अब ये जो बंदर है, ये ऊपर जाके बनानास खाना चाहता है, ठीक है. ये जो बंदर है, इसका तो मास मान लो, द मास ऑफ द बंदर इज 5 kg. लेट्स से द मास ऑफ द बंदर इज 5 kg. ओके, और वो जिस एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाके, अब उसको बहुत जल्दी है केले खाने की, तो वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ ऊपर चढ़ के केले खाने लगता है, ठीक है. बंदर का मास था 5 किलो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ वो ऊपर जाके
बनाना तक पहुंच जाता है। द क्वेश्चन इज, जब वो ऊपर चढ़ेगा, फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग या फिर रोप। ओके, हो गया ट्विंकल भावना? Okay, please unmute yourselves, Twinkle and Bhavna. क्या हो रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम बन गया? फ्री बॉडी डायग्राम बन गया? No, sir. Okay. All right. Let's see this. Let's see this. This is the monkey. तो इस पे कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? एक तो नीचे इसकी फोर्स एक्ट करेगी एम जी, ऊपर इस पे फोर्स एक्ट करेगी दैट इज टेंशन। अब क्योंकि ये बंदर ऊपर जा रहा है, दैट मींस ये जो टी वाली फोर्स है वो एम जी से बड़ी होगी। सो यू नो दैट टी इज ग्रेटर देन एम जी, and this whole thing will be equal to mass into acceleration. So you know this T is equal to mg plus ma. This is equal to m into g plus a. You know mass of the monkey is 5 kg, it's given to you, and g is 10, acceleration is 2, so this is total 12. So this gives me 60 Newton. This gives me 60 Newton. एक बार नोट कर लो इसको। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तुम्हें, वैसे जैसे हम सेकंड लॉ की क्वेश्चंस में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मास ऑफ द मंकी इज डाउनवर्ड्स mg, ऊपर रोप में एक टेंशन होगी t। You know that t will be greater than mg because acceleration is in the upward direction. Okay, because the acceleration is in the upward direction, that means that t will be greater than mg. So t minus mg is equal to mass into acceleration. T minus mg is equal to mass into acceleration. So tension is equal to mg plus ma.
ओके, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ दिस इज ओके। समझ में आए? ओके, एग्जैक्टली सेम हम ऐसा क्वेश्चन एक और कर रहे हैं। दिस इज अ सीलिंग, यहां से there is some guy who wants to climb up and he is going up at an acceleration of 10 meter per second square. Mass of this guy is 10. You have to find the tension in the rope. Find tension in the rope. ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ, उसका मास है 10 kg। रोप में टेंशन फाइंड करनी है तुमको। Sir, 200. Yes, 200. Yes, that's right. 200 Newton is the tension in the rope. Okay, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। दिस इज अ सीलिंग, यहाँ पे some guy is going up like this. The acceleration of this guy is 2 meter per second square. Okay, and the tension in the rope is 200 Newton. Find the mass of the monkey. Find the mass of the monkey. Sir, 16.6. 16.6। देखते हैं इसको एक बार कैसे होगा। मान लो ये मंकी है, तो नीचे इसका मास होगा mg, ऊपर टेंशन, यू नो द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। दैट मींस p is greater than mg. p is greater than mg and this whole thing is equal to mass into acceleration. So you know 200 is equal to mass into g plus a. G is 10, a is 2, this is 12. So my mass comes out to be 200 by 12. This is equal to 100 by 6. This is equal to 50 by 3. Up this is equal to 16.67 meter per second square. Yeah. So all these cases, the monkey was going up with a certain acceleration. अब तुम सोच के देखो, वो जो बंदर है उसने ऊपर केले वेले खा लिया अपना आराम से, वो खुश हो गया। अब वो नीचे भागने लग गया, अब वो नीचे आने लग गया at an acceleration of 2 meter per second square. The same monkey is now coming down at an acceleration of 2 meter per second square. This means what if the rope is like this? अब वो यहां से नीचे आ रहा है, ठीक है? ओके, ये बनानी है, तुम सोच के देख लो, यहाँ पे एक मंकी है, वो नीचे आ गया। अब वो नीचे आ रहा है with an acceleration of 2 meter per second square and the mass of the monkey is 5 kg. Now you have to find the tension in the rope. अब रोप में टेंशन निकालो सेम कॉन्सेप्ट यूज करके। ओके 40, लेट्स सी। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये है मंकी, ये नीचे आएगा एम जी के साथ, ठीक है? अब बताओ यहाँ पे टेंशन वाली फोर्स,
जो होगी, इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, टेंशन बड़ा होगा या mg बड़ा होगा? टेंशन। टेंशन बड़ा होगा, क्यों? अब इसकी एक्सेलरेशन नीचे है ना. नाउ द गाय इज गोइंग डाउन. नाउ बिकॉज द मंकी इज गोइंग डाउन, that means what, this force will be greater than this force because the monkey is going down. So my net force is mg minus tension, and this is equal to mass into acceleration. So tension comes out to be mg minus ma. टेंशन कम्स आउट टू बी mg माइनस ma. ये तुम वैसे भी इमेजिन करके देख लो. मान लो जब तुम किसी रस्सी पे चढ़े हुए हो, ठीक है, और तुम रस्सी को एकदम से छोड़ देते हो, या फिर तुम धीरे धीरे से छोड़ना स्टार्ट करते हो, तो रस्सी पे जो खिंचाव है, टेंशन है, वो कम हो जाता है ना रस्सी पे थोड़ा सा. नाउ अगर रस्सी पे ऐसे टेंशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो व्हाट विल हैपन इज कि जब तुम नीचे जा रहे हो, तो दैट टेंशन की वैल्यू इज mg माइनस ma. और जब तुम रस्सी पे ऊपर जा रहे हो, तो टेंशन की वैल्यू इज mg प्लस ma. ओके, इसको तुम वैसे भी फील करके देख लेना कि अगर तुम रस्सी पे ऊपर चढ़ रहे हो, मान लो यू आर क्लाइंबिंग अप अ रोप, देन द टेंशन इन द रोप विल सर्टेनली इंक्रीज. तुम सोच के देखो, एक रस्सी है, ठीक है, एक तो तुम ऊपर चढ़ रहे हो, एक तुम नीचे आ रहे हो, तो किस केस में रस्सी के टूटने के ज्यादा चांसेस है? When you're going up, it is probable that the rassi will break when you're going up, because when you're climbing up a rope, you are basically pulling it down with a certain force, and when you're pulling the rope down with a certain force, there is more tension created in the rope, and if there is more tension created in the rope, then the chances that the rope will break is more. लेकिन अब अगर तुम पहाड़ से नीचे उतर रहे हो और ऐसे रस्सी नीचे जा रही है, तुम रस्सी को ऐसे धीरे धीरे छोड़ छोड़ के नीचे आ रहे हो, सो व्हेन यू लीव द रस्सी, उस टाइम पे रस्सी पे ज्यादा टेंशन नहीं होती ना, है ना? तो जब तुम नीचे आ रहे हो रस्सी से, जब तुम नीचे आ रहे हो, देन योर टेंशन इज mg माइनस ma. और जब तुम रस्सी पे ऊपर जाओगे, देन योर टेंशन इज mg प्लस ma. So now in this case, tension is mg minus ma because you're coming down. So you know the mass is 5, g minus a. Mass is 5, g is 10, acceleration is 2. This gives me 40 Newton. 40 Newton is the tension in the rope. ठीक है, ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है. इससे लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार नीट में, या फिर कई बार कुछ हायर एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं. एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक रस्सी है, उसके ऊपर, और वहां पे एक बंदर चढ़ रहा है उसके ऊपर, उसका मास नहीं दिया हुआ मेरे को बंदर का मास नहीं पता. वो ऊपर चढ़ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पहले वो ऊपर चल रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रस्सी में टेंशन है T1. फिर वो नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस टाइम ही इज कमिंग डाउन. अब रस्सी में टेंशन है T2. तुम्हें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ T1 टू T2. बंदर का मास तुम्हें दिया नहीं हुआ, तुम्हें जस्ट ये बताया कि एक रस्सी है, पहले वो ऊपर चढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, फिर वो नीचे आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशंस. ओके, क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें?
एक बंदर है ऊपर चढ़ रहा है एक रस्सी पे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रस्सी में टेंशन है T1। फिर वो बंदर नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रस्सी में टेंशन है T2। व्हाट इज T1 रेशियो T2? Sir, 3:1. सॉरी, 3:1। Yes, sir. ओके, लेट्स सी। सो जब वो बंदर ऊपर जा रहा है तो रस्सी में टेंशन क्या होगी? मास इनटू जी प्लस ए। जब वो नीचे आ रहा है तो रस्सी में टेंशन क्या होगी? मास इनटू जी माइनस ए। तो T1 रेशियो T2 इज इक्वल टू दिस बाय दिस, मास मास कट गया, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 5 अपॉन 10 minus 5, which is equal to 15 by 5 is equal to 3:1. Okay, this is 3:1. Now, अब कई बारी एआई ट्रिपल में पीछे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जहां पे तुम्हें क्या दिया होता है, तुम्हें ना रस्सी की एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है। मान लो यहाँ पे एक रोप है, उस पे तुमने थोड़ा सा टेंशन लगाया नीचे, थोड़ा सा उसको नीचे खींचा 10 न्यूटन से, 20 न्यूटन से, 30 न्यूटन से, वो रस्सी थोड़ा सा उसको सहती गई। फिर एकदम से एक पॉइंट आता है, लेट्स से 150 न्यूटन। एक पॉइंट आया 150 न्यूटन पे, जब वो रस्सी टूट जाएगी। ओके, मान लो यहाँ पे एक रस्सी है। ओके, सो लेट्स से दिस इज अ सीलिंग एंड देयर इज अ रोप यहाँ पे फॉलिंग डाउन। नाउ द ब्रेकिंग फोर्स, इसको हम बोलते हैं breaking point. Breaking point of this rope is 150 न्यूटन। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर 150 न्यूटन तुमने फोर्स लगा दी इसको नीचे खींचने में तो ये रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, तो 150 न्यूटन पे ये रस्सी ब्रेक हो जाएगी। अब तुम सेम एग्जांपल सोच के देखो, यहाँ पे नीचे एक बंदर है और उसको जाना है ऊपर। यहाँ पे पड़े हैं केले, ठीक है, इसको केले खाने जाना है। अब जब तुम केले खाने जाओगे तो तुम्हें भूख लगी है बहुत जोर से, तो तुम ट्राई करोगे, यू विल ट्राई टू गो अप विद द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तुम कोशिश तो ये करोगे ना, क्योंकि तुम्हें भूख लगी है बहुत ज्यादा, तुम कोशिश करोगे कि मैं 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चला जाऊं एकदम से ऊपर, ठीक है, क्योंकि तुम्हें खाना है सामान। लेकिन द प्रॉब्लम इज द रस्सी हैज अ ब्रेकिंग पॉइंट। अगर तुम बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ ऊपर चले गए तो रस्सी विल ब्रेक, बिकॉज रस्सी विल ब्रेक एट अ सर्टेन पॉइंट 150 न्यूटन, इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। ये जो बंदर है इसका मास तुम लगा लो 10 किलो, बंदर का मास है 10 किलो। सो 10 किलो का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग पोजीशन में देखो इसका मास 10 किलो है, तो mg नीचे, अभी जब ऊपर जाना उसने स्टार्ट नहीं किया तो नीचे mg कितना लगेगा? 10 इंटू 10 100 न्यूटन फोर्स की नीचे लगाएगा। तो शुरू में तो रस्सी नहीं टूटेगी क्योंकि टेंशन वो रस्सी इतना 100 न्यूटन झेल सकती है, लेकिन जब वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो टेंशन बढ़ेगी रस्सी में। 150 न्यूटन तक रस्सी टेंशन झेल सकती है। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी एक्सेलरेशन के साथ वो बंदर ऊपर जा सकता है ताकि ये रस्सी ना टूटे। The question is, what is the maximum value of acceleration with which the monkey should climb up the rope so that the string or the rope doesn't break? You have 2 minutes. So, Yes, 5 acceleration maximum. 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इसको निकालने के लिए
एक काम, तो एक चीज तो तुम ये कर सकते हो, तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी सी आदत पड़ गई होगी, तो तुम सीधा ही लिख सकते हो इसको, टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू जी प्लस ए, बिकॉज यू आर क्लाइंबिंग अप, सो टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू जी प्लस ए। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन तुमको दे रखे हैं 150, maximum value of tension is 150, mass of the bundle, 10 kg, ये तो कट गया, into g plus a, अब ये तो कट गया, so g plus a is equal to 15, that means acceleration is equal to 5 meter per second square, acceleration is equal to 5 meter per second square. Okay, please give me a thumbs up. Kashish, is this okay? All right. ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, जस्ट सेम क्वेश्चन, मैं फिगर्स चेंज कर रहा हूं इसकी। एक यहाँ पे सीलिंग है, वहां से एक रस्सी है, यहाँ पे एक मंकी है, ओके। और तुम अगर मंकी से थोड़ा सा बोर हो गए तो मैं तुम्हें बता दूं, एग्जैक्टली ऐसी क्वेश्चन तुम्हें बुक में मिलेंगे। जब तुम्हें आईआईटी में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि रोप है और उस पर मंकी लटका हो, ये बस प्रोटोकॉल चलता आ रहा है, हमेशा हम मंकी की प्रॉब्लम ही करते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है, क्योंकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, हम बात कर रहे हैं न्यूटन के टाइम पे। हमने क्या क्या डिस्कस किया था उस टाइम पे, 1642, अब ये इंसान 1600 में था, अब उस टाइम पे दिस वाज क्लासिकल मैकेनिक्स, उस टाइम पे तुम्हारी कारें वारें नहीं थी कि मोटर घूम गई, ये हो गया, टरबाइन चल पड़ी, ये सारी चीजें तुम आगे पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स, जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, एटम्स मिल गए, न्यूक्लियर एनर्जी बन रही है, या फिर फोर्सेस लग रही हैं, या फिर देयर इज दिस एटॉमिक एनर्जी और समथिंग, दिस इज क्लासिकल मैकेनिक्स। अब जब उसने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखे, उसने देखा कि फोर्स लग रही है यहाँ पे हो क्या है, तो उसके आसपास क्या था, बंदर ही थे, ठीक है, तो जब जो था उसके आसपास उसी तरीके से लिख दिया उसने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो उसने देखा उस टाइम पे, इसीलिए तुम देखोगे पुली काट प्रॉब्लम्स, कि एक पुली जा रहा है, घोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर सामान रखा है, ये रखा है, और ब्लॉक वाली प्रॉब्लम्स, एक इंक्लाइन है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, ब्लॉक कितने उससे गिरेगा, ये सारी पुरानी चीजें, क्योंकि उस टाइम पे यही सब था वहां पे, तो उन्हीं सब चीजों को देख के उसने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बना दिए, राइट। सो वन लास्ट क्वेश्चन, सेम रस्सी है, उसके ऊपर तुम्हारा बंदर लटका हुआ है, और ये जो बंदर है इसका मास है लेट्स से 15 किलो, ओके, मैं रैंडमली इसका मास ले रहा हूँ 15 kg, और ये जो टेंशन है इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, टेंशन का ब्रेकिंग पॉइंट तुम कुछ भी ले लो, लेट्स से 120 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे पड़े हुए हैं कुछ केले। अब इसको भूख लगी है बंदर को, तो ये ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाना चाहता है, तो ऊपर जाने की इसकी एक्सेलरेशन है a। द क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, find the maximum value of acceleration so that this guy can go up to the bananas without breaking the string. Same question. Sir, -2. -2, -2 मतलब क्या? मेरे को सिनेरियो समझा दो, मैंने तुम्हें हिंदी में, मेरा क्वेश्चन है, बताओ कितनी एक्सेलरेशन के साथ वो ऊपर चढ़ जाए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। हाँ,
like okay, so your answer is minus 2 meter per second square. My question is, what does this signify? Because the answer is negative, so what does this signify in this particular scenario? इसका मतलब क्या बना कि minus 2 meter per second square? सर मतलब Sorry, जा नहीं सकता। मतलब जा नहीं सकता, ठीक है। So सबसे पहले तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि वो जा नहीं सकता। Now the next question is, क्यों नहीं जा सकता? ब्रेकिंग पॉइंट 120 न्यूटन है। Yeah, yes. You see, so the breaking point of the rope is 120 Newton and the mass of the monkey is 150. So ऊपर जाना तो अलग चीज है, वो इस रस्सी पे रुक भी नहीं सकता। अगर ये एक रस्सी है, यहाँ पे ये बंदर जस्ट अगर चढ़ भी गया, तो अब ये जो बंदर है इसका मास इज 150, so he will be pushing the rope down with 150 Newton. बंदर का मास इज 15, so he will be pushing the rope down with 150 Newton. अब अगर उसको एक 150 न्यूटन के साथ जब वो उसको नीचे खींच रहा है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट इज व्हाट? 120 न्यूटन। तो मतलब ऊपर एक्सेलरेशन तो अलग चीज है, अगर ये बंदर रस्सी पे जस्ट खड़ा भी हो जाए, मतलब वहां पे लटक भी जाए, तभी वो रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि बंदर का मास ज्यादा है। मास इज 15, सो नीचे वाली फोर्स इज 150, लेकिन उसका ब्रेकिंग पॉइंट इज 120। तो इसका मतलब जैसे ही वो इस रस्सी पे लटकेगा, रस्सी टूट जाएगी। लेकिन तुम सोचो, मान के सोच लो कि ये जो बंदर है वो इस रस्सी पे ही रहना चाहता है, वो बंदर है वो इस रस्सी पे ही रहना चाहता है, तो उसको उस रस्सी पे रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? he will have to accelerate in the downward direction. उसको नीचे वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ताकि ये जो फोर्स ऑफ टेंशन है जो वो दे रहा है रस्सी को, वो 120 से कम रहे। तो मतलब इस बंदर को नीचे एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ओके और जब ये बंदर नीचे एक्सेलरेट करेगा, उस टाइम पे टेंशन इन द रोप विल बी इक्वल टू मास इनटू g माइनस a, and I want the minimum tension to be 120, which is equal to mass into 10 minus a. ओके तो अगर मैं यहां से कुछ कैलकुलेशन करूं, तो मेरा एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बंदर को इस रस्सी पे रहना है, ओके अगर इस बंदर को इस रस्सी पे रहना है, ये पता चल गया ना कैसे आ गया, दिस इज 8, so acceleration is equal to 10 minus 8 is equal to 2 meter per second square. तो अगर इस बंदर को इस रस्सी पे रहना है, तो उसको एटलीस्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाना पड़ेगा, एटलीस्ट। ओके आई एम यूजिंग द वर्ड एटलीस्ट। नाउ ही विल गो डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ एटलीस्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से भी जा सकता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से भी जा सकता है। अगर वो 5 की एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, देन टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू g, दैट इज 10 minus 5 is equal to 75 न्यूटन। अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से जाएगा, तो टेंशन इज इक्वल टू 75 न्यूटन, विच इज ओके, बिकॉज क्योंकि मेरा ब्रेकिंग पॉइंट 120 न्यूटन है, तो मैं किसी भी फोर्स के साथ नीचे जा सकता हूं, लेकिन एटलीस्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की फोर्स होनी चाहिए। ओके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होनी चाहिए नीचे जाने के लिए, ताकि मेरी रस्सी ना टूटे। यस, so these were a few questions from Newton's third law of motion. कल हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को खत्म कर देंगे। कल हम देखेंगे वेट वाली प्रॉब्लम्स, वेट इन अ लिफ्ट। अब जब तुम एक वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हो, तो वो तुम्हें दिखाता है 40 kgs, 50 kgs, सम kgs। तो वो क्या दिखा रहा होता है कि ये वाली फोर्स से अर्थ तुम्हारे ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, वो तुम्हें दिखता है 50 kg। 50 kg तुम्हें क्यों दिखता है? अगर तुम 5 किलो के हो, तो नीचे फोर्स लग रही है mg, mg comes out to be 50। लेकिन अगर तुम लिफ्ट में चले जाओगे, इफ यू गो इन अ लिफ्ट, और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर जा रही है किसी स्पीड से, नीचे जा रही है किसी स्पीड से, तो जो तुम्हारा वेइंग मशीन है वो तुम्हें एग्जैक्टली 50 नहीं दिखाएगा। ओके और ये कैसा होगा? इसमें भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर की एक ट्रिक लगती है। आई होप तुम्हें ये मंकी वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी। कल हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वेट इन अ लिफ्ट,
और जब हम ये करेंगे तब हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद विल डू सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज फ्रिक्शन।